Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए विशेषज्ञ आने वाले हैं, लेकिन उनसे हम सीधा संपर्क स्थापित करेंगे। अब से कुछ ही पलों फोन लाइन पर आ चुके हैं हमारे साथ शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। Domestic stocks fall more than 0.5%. Sensex closes near 55,100. Nifty settles below 16,500. Rupee weakens towards 76 rupees per US dollar and Brent crude prices hover around $115 per barrel mark. घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती तेजी के बाद बिकवाली तेज, प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक गिरावट के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 55,100 के नजदीक आया, निफ्टी 16,500 से नीचे लुढ़का। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ कमजोर, 76 रुपए की ओर आगे बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $115 प्रति बैरल के आसपास पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती तेजी के बाद में बिकवाली बढ़ गई और प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों 0.5% से अधिक घाटे में रहे। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स फिसलकर 55,100 के नजदीक आ गया, निफ्टी भी 16,500 के जरा सा नीचे पहुंच गया। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 366 अंक यानी 0.66% कम होकर 55,103 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 108 अंक यानी 0.65% टूटकर 16,498 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में अलग अलग रुख देखने को मिला। एक और बिकवाली के दबाव में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.65% नीचे आ गया, लेकिन मांग निकलने से छोटी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.35% लाभ में रहा। The Sensex and Nifty today plunged more than 0.5%. Both stocks declined even as global share markets witnessed marginal gains. The BSE Sensex finished near the 55,100 mark, while the NSE Nifty ended below the 16,500 level. The Sensex lost 366 points or 0.66% to finish at 55,103. The Nifty also tumbled 108 points or 0.65% to settle at 16,498. In the broader market at the BSE, the mid-cap fell 0.64%, while the small-cap index rose 0.35%. In the Sensex pack, 11 companies logged gains, while 19 witnessed losses. Power Grid was the top gainer as it rose 3.3%, followed by Wipro, which added 2.6%. Tech Mahindra gained 2.4% and HCL Tech rose 2.1%. On the other hand, Ultratech Cement slipped 6.5%, Asian Paint declined 5.2%, and Dr. Reddy's Lab ended 3.5% down. Maruti fell 2.8%. In sectoral indices at the BSE, 9 sectors logged gains, while 10 witnessed losses. Utilities was the top gainer as it added 2.4%, followed by power, which gained 2.2%. Oil and gas index appreciated 2.1%. On the other side, auto declined 2.2%. Consumer discretionary goods and services fell 1.4%. BankX and capital goods both slipped 1.4% each.
The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,981 companies gained while 1,347 fell. Shares of 112 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 20 पैसे कमजोर हुआ, 75 रुपए 91 पैसे के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.14% की बढ़त लेकर 97.53 पर चल रहा था। राजीव जी, बाजार में आज शुरुआती कारोबार में हमने तेजी देखी, बाद में फिर बिकवाली बढ़ गई। किस तरह बाजार को आंक रहे आज, जबकि आज मिला जुला रुख दिख रहा? देखिए मनोज जी, क्या हुआ है कि बाजार को जो इंडियन मार्केट को है वो तो बिकॉज डाउ जोन्स ऊपर बंद हुआ था, यूरोपियन मार्केट ऊपर से कल ट्रेड हो रही थी, तो जब हम आज खुले तो उसका एक इम्पैक्ट था उस तेजी का थोड़ा। लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम बिसाइड्स दी जो वॉर है उसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो है कि हमारे पास जो ऑयल पे जो हमारी डिपेंडेंस है एंड जो राइजिंग ऑयल प्राइसेस है वो एक बड़ा पेन पॉइंट है एज कम्पेयर टू बाकी बाजारों में क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स मूवमेंट। तो उसकी वजह से क्योंकि बढ़ते ऑयल प्राइसेस हमारे इन्फ्लेशन को, हमारे बाकी डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ पीपल, हर चीज को इम्पैक्ट करते हैं, तो उसकी वजह बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा। पर एक चीज देखिए कि अगर बाजार में बाइंग नहीं आएगी, जो अनसर्टेनिटी के टाइम पे कम हो जाती है, तो जो सेलिंग का इम्पैक्ट होता है, थोड़ी सी भी सेलिंग जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट लेके आती है। वही हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि जब तक कि ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज नहीं हो जाते हैं, इंडिकेशन नहीं मिलती कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो रहा है, तब तक थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा विद अ बेयरिश बायस, आप कह सकते हैं आने वाले दिनों में। जी। श्रोताओं, तेल के दाम हमारे शेयर बाजारों को प्रभावित कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ राजीव नागपाल। तो सबसे पहले हम तेल पर क्या गतिविधि रही आज, आपको उसकी जानकारी देते हैं। Absolutely. Global oil prices today hit the $115 per barrel mark in intraday trade amid worries over supply constraints due to the Russian military operation in Ukraine. Brent crude oil rose more than 5% in intraday trade towards the $120 per barrel level and is now up nearly 20% on the weekly basis. Investors showed concern over costlier crude prices, which could push inflation even higher worldwide. Inflation rates have already hit multi-year high levels in many countries. In fact, Brent crude prices were trading around $114.60 per barrel when reports last came in. Financial experts said investors are still looking for cues as even on the 8th day of the Russian military operation, there is no sign of a settlement. Russia launched its military operation in Ukraine on the 24th of February, which is still ongoing. Other commodities like coal, natural gas and aluminium are also surging as Western nations tighten sanctions on Russia. According to a leading Indian public bank report, the ongoing conflict between Russia and Ukraine may impact certain high-frequency indicators like financial markets and exchange rates. However, it is stated that this will not have any lasting impact on the Indian economy. राजीव, हम घरेलू बाजार, खासतौर से तेल के दामों में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, वहां पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि तेल के दाम जिस रूप में आगे बढ़ रहे हैं उससे हम पर क्या असर पड़ सकता है और खासतौर से कौन कौन सेक्टर इससे प्रभावित हो सकते हैं और किस रूप में? मनोज जी, देखिए ये एक ऐसा चीज है जो हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो, चाहे वो आप स्टील कह लें, चाहे आप छोटे छोटे घरेलू यूज की चीजें कह लें, FMCG स्टॉक्स कह लें, सबके बढ़ जाते हैं। तो उस वजह से तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंजम्पशन है, वो सारी इम्पैक्ट होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो बैंकों को जो प्रोविजन होते हैं वो बढ़ाने पड़ते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो कुछ समय तक तो नहीं, लेकिन थोड़े टाइम बाद EMI बढ़नी शुरू हो जाती हैं, कॉर्पोरेट्स के जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो तेल एक ऐसी चीज है जो हर जगह पे इम्पैक्ट करती है, और जैसे जैसे ये चीज बढ़ेगी
वैसे वैसे डिस्पोजेबल इनकम जो कंजम्पशन के लिए यूज होती है विच एड्स टू द नंबर, वो थोड़ी सी वीक होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। यस। तो वो जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जब तक $70, $75, $80 के बीच में रहता है, तब तक हमारी इकोनॉमी उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रख चुकी है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो अगर मान लीजिए हम 2012-13 के हाल में होते तो उस टाइम इकोनॉमी के हाल होते, बट बिकॉज ऑफ द थैंक्स टू द फैक्ट कि हम जीएसटी रिजीम में हमारे जीएसटी रेवेन्यूज जो है पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़े हैं, ग्रेजुअली दे आर कीपिंग अबव अ सर्टेन लेवल। वो सारी चीजों को लेते हुए हम उनसे रिजिलिएंट तो है, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट तो कहीं ना कहीं हिट हमको आएगा ही। Rajiv, global, as you very rightly said, transport costs are skyrocketing, even global transport costs, and this toss-up between a financial clock and a military clock. So there is a certain, level to absorb within the global economy. And what do you think will be the tipping point when, there will be a sudden crash or the global, how long will the military clock be able to outlast the financial clock? See, I mean, to be very honest, forecasting is something which one should not attempt, because I don't think anybody had forecasted this, I think even most of the astrologers who are not able to actually do their job. The only thing is, at this point of time, if you look at the broad numbers which I can see on the database where I look at things, I think there is a lot of speculative money which has gone into oil and some of the other commodities in last 7 days. You see a sudden build-up of open interest in the LME, in certain futures, and of course Chicago board also shows certain contracts are showing unusual activity. So I'm hoping probably at the first whiff that the problem is getting solved or things are going to turn around, the fall in prices of certain commodities, including oil, is going to be extremely sharp. So it's right. not that we are going to see a gradual correction. It's going to be a sharp correction. When will it happen? From which price level? I think I'm not the best person to make a forecast about it. Right. But do you have a faith in the global economy's ability to, cushion it at least for some time, or are we closer to that point? No, I mean, see, beyond a point, at the end of the day, see, the inflation was already high in US and other major economies because of the supply chain disruption. I mean, from 3.2, I was speaking to a friend who was cribbing about the fact that, from $3.2 per gallon, now he has to pay more than 5 gallons. So, I mean, of course, the people out there are feeling the pinch of the rising oil prices. Right. So, I think that we are very close to a point where probably, if there is slight a demand contraction might start happening, which probably OPEC will be keeping a keen eye on. Right. राजीव, आपने एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषियों की बात की। हालांकि हमारा यह कार्यक्रम ज्योतिषी का है तो नहीं, लेकिन कुछ पंचांगों में यह आशंका व्यक्त की गई थी कि मार्च अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय तनाव हो सकते हैं, और जब ऐसे तनाव घटित हो जाते हैं तो ज्योतिषी दावा करने लगते हैं कि हाँ देखो हमने इतना पहले बता दिया। हम वहां तो नहीं जाएंगे राजीव, लेकिन जो हालात पैदा हो गए हैं उसमें जो वित्तीय तंत्र पर असर पड़ रहा है प्रतिबंधों का, खासतौर से बैंकिंग क्षेत्र में जो पश्चिम जगत से रूस के विरुद्ध उठाए गए हैं, जैसे उसके लेन देन को प्रभावित करने के लिए, रोकने के लिए स्विफ्ट से कई आइटम को बाहर कर दिया गया है, वैसे में भारत के लिए क्या संभावनाएं बनती हैं और भारत पर किस रूप में असर पड़ सकता है, खासतौर से रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध को देखते हुए, व्यापार को देखते हुए? देखिए, अभी उसमें एक्चुअली और स्विफ्ट का हो गया है, लेकिन जो एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन वगैरह है वो अभी 26 मार्च से है कई चीजों में, और मुझे लगता है कि वो एक ग्रेजुअली, आई थिंक ग्रेजुअली बिल्डअप प्रेशर कितना होगा, कुछ चीजों को भी उनसे बाहर रखा गया है। कुछ दवा कंपनी हैं जिनका एक्सपोजर रूस पे ज्यादा है, कुछ स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं जिनका एक सर्टेन पार्ट ऑफ कुछ रॉ मटेरियल उधर से रूस से आता है, या उन पे थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज एज हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है काफी मेडिसिन वगैरह, उस पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट ब्रॉडली अगर हम देखेंगे जो क्षेत्र हमारे और रूस के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के ज्यादा है, वो
are largely taken care of by the government, defense and all. So मुझे नहीं लगता उस पर कोई बहुत ज्यादा immediate short term impact पड़ेगा, और आई एम होपिंग कि ये कुछ दिनों में सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज अगर नहीं सॉल्व होता है तो इट कैन नॉट बी अ क्राइसिस विच इज गोइंग टू सिमर, आइदर इट विल ब्लो आउट। जी जी, इट्स नॉट समथिंग के जो ग्रेजुअली चलता रहेगा, तो ईरान इराक और की तरह 8 साल की रामायण मतलब कहानी चलती रहेगी। जी जी, सो आई एम होपिंग दैट इन कपल ऑफ डेज वी विल सी दिस साइड और दैट साइड। हम कामना करें कि जल्द से जल्द ये इस संकट का समाधान हो। और यहीं पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे एक छोटा विराम। विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। Welcome back to Market Mantra. We're in conversation with our expert, Rajiv Nagpal. Talking of experts, Rajiv, they normally say that you should invest in asset classes you know about. So what information, and right now you also earlier spoke of sectoral investments, what information do you think an investor should look for? Because it's really confusing with the way information is coming forward, other than the Ukraine crisis and other than the whether we look at COVID. But are there certain other things? Because right now commodities seem to be well positioned according to certain investors, but people are saying that all the shares related to electronic vehicles and these would also surge up. So what information should one gather? Let me take one point first. You talked about expert, and in my opinion, probably expert are the people who commit tons of mistake in the narrow area of their work. So, coming to the second part of the question, honestly, the commodity market, couple of months back there was talk about super cycle, all those. See, these are narratives which get built over a period of time. Right. One headline starts talking about it, and thanks to Google search, other headlines picks it up, and everybody starts about talking the same thing. People talk about steel prices. Have a look at the 30-year price chart of steel stocks. There are phases they have never given return to anyone. Then they're cyclical. And then all of a sudden they will, in short span of 1 year, they will give you return which they have not given in 10 years. And after that, again, for a couple of years, they will continue to gradually. So, see, honestly, if one has to do a research and look at factors, this is not the right time to do it, because it's a post-facto research you're getting into it. Research should be done before you actually buy a stock. And because most of the people, honestly, they're not trained to do that, but stock market looks like an easy thing. I can also do research. Somebody will say, I also bought this stock, because there is no entry barrier to it. Anybody can invest, and anybody can feel expert in a bull market. The only thing is, I would suggest investors stop, give your money to expert. Now, if you want to be an expert, go through a process of learning and making mistake, and then relearning, and then finally spend good amount of time before you invest your money on your own. At this point of time, when there's a crisis, market has fallen. I can tell you, last Thursday evening this time, when index has crashed massively, everybody was comparing. I know at least 100 people who were calling कि मेरा 3 साल का return जो था वो तो 3 दिन में खत्म हो गया. All those returns, all those things have gone. What should I do? Next day, market moved up. The whole thing is, right now, if you're a small investor, continue with your SIP. Don't try to become expert overnight. There is no one who can become in this world. Just stick with your SIP. If you have regular money, if you want to increase your exposure, please the amount of money, increase the exposure through SIP. Put more money. Diversify. Don't go for a stock picking. See, I'll tell you the problem with most of the people, the dilemma which will be happening. What has happened? Something which was, let's say, quoting at $100 3 months, 4 months back. Today it has corrected and quoting it, let's say 60, 70 or 50, whatever. Now, because it had quoted at 100, people find it cheaper at 60. But the fact is, fundamentally, it is not even worth that 60, neither it was 100.
100 was not the right benchmark. It was an incorrect benchmark price which got created due to excessive liquidity globally and flowing to emerging markets. So don't compare the recent price move and decide whether stock is good or bad. Right. Remember the principle that when you invest in stock market, you are not investing in stock price. You invest in a business. Absolutely. To me, at this point of time, every time one doesn't have to react to every headline, everyday moment. Sit quiet, sit tight, and if you're holding good stocks, don't sell them in panic. Go through SIP. Best is to go and buy an ETF. They are the first one to recover with the least amount of cost, and just sit with them. Don't react to news. What is happening there? What is happening there? In my career, I've seen so many, right from Iran-Iraq war to all .com burst, financial crisis. But if anybody was holding, let's say, a stock like Infosys, does it matter to him all those crises? No. But if somebody was holding, let's say, I don't want to name all those penny stocks today. They're not even listed. Global Tele, DSQ of the world. For him, there is no bull market in the last 20 years. I think that's very sagacious. You're right. A very sagacious advice. श्रोताओं, उम्मीद है कि आप हमारे विशेषज्ञ राजीव की सलाह पर ध्यान देंगे। धीमे धीमे सहज पके सो मीठा होए, चलते रहिए अपनी गति से, अच्छे स्टॉक पर नजर रख के। बहरहाल अपनी चर्चा में हम सम्मिलित करना चाहेंगे राजीव जी के साथ अपने एक और विशेषज्ञ कृषि क्षेत्र से हम ऑनलाइन आमंत्रित करना चाहेंगे देश के जाने माने कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी को। हरवीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। हरवीर जी, यूक्रेन और रूस दोनों ही एग्रीकल्चर सेक्टर के बड़े प्लेयर हैं, बड़ा योगदान उनका रहा है, और अभी दोनों के बीच में जो क्राइसिस उत्पन्न हुई है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा विश्व की अर्थव्यवस्था पर, खास तौर से जो कृषि उत्पाद हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए, गेहूं है, उसके अलावा जौ है, उसके अलावा कह लें कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, उन सबों पर क्या असर पड़ सकता है और हमारे यहाँ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है दोनों के तनाव का? देखिए, ये जो लड़ाई है या जो यूक्रेन, बेलारूस और रूस को हम देखें, ये जो गल्फ कंट्रीज में वॉर हुए उनसे थोड़ा ज्यादा अलग है, क्योंकि वहां सिर्फ एनर्जी का इशू था। यहाँ पर एनर्जी का भी इशू है और एग्रीकल्चर कमोडिटीज का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि दोनों यूक्रेन और रशिया मिलकर करीब 60 मिलियन टन तक गेहूं का एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को, फिर बार्ले का एक्सपोर्ट करते हैं। हम ही लोग करीब 25 लाख टन सूरजमुखी का तेल हम लोग वहां से मंगाते हैं इन दोनों देशों से मिला के, जिसमें 90% से ज्यादा यूक्रेन का हिस्सा है। ये तो हुआ जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, जो पूरी दुनिया पे इन कमोडिटीज के प्राइसेस पर असर पड़ रहा है और दाम तेजी से बढ़ रहा है। दूसरे हमारा एक और डिपेंडेंसी है कि हम लोग खाद का काफी आयात करते हैं, खासतौर से जो एमओपी जिसे हम लोग बोलते हैं, पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश और डीएपी को। तो ये दोनों देशों से हमें, बल्कि तीनों देशों, ये आपका बेलारूस और रशिया, इन दोनों जगह से करीब 40% हमारा इम्पोर्ट जो है एमओपी का इन दोनों देशों से होता है। तो अभी हमारे सामने चैलेंज हो गया है कि हम अभी की परिस्थिति में वहां से अगर आयात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शिपमेंट भी रुके हैं और बाकी सारे ट्रांजैक्शंस की दिक्कतें आ रही हैं, तो हमारे सामने चैलेंज है कि कहाँ से हम लोग इनका अल्टरनेट ढूंढें, कौन से सब्स्टिट्यूट ऐसे सोर्स हैं जिसमें कनाडा है, जर्मनी है और थोड़ा जॉर्डन है। लेकिन अभी इतनी जल्दी में कैसे मैनेज करेंगी कंपनियां, ये उनके सामने चैलेंज है, और अगर टाइमली हम मैनेज नहीं कर पाते तो फिर हमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है अवेलेबिलिटी के इन फर्टिलाइजर्स के। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हरवीर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। आइए चलें अब वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज दिवाली का सिलसिला मुख्य रूप से दिखा है। चीन को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख बाजारों में तेजी बनी रही। अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख द्वारा इस महीने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी का संकेत दिए जाने का एशियाई निवेशकों पर अनुकूल असर पड़ा। हालांकि कच्चे तेल का मूल्य $115 प्रति बैरल से ऊपर तक बढ़ने का असर सभी प्रमुख एशियाई बाजारों में सीमित दायरे में कारोबार होना दिखा। इन सब खबरों के बीच दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 1.6% लाभ के साथ बंद हुआ। हांगकांग के हिंगसेंग में 0.4% की वृद्धि हुई। जापान का निक्केई 225 0.7% ऊपर आ गया।
सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% लाभ में रहा। बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% नीचे आ गया। यूरोपीय क्षेत्र के प्रमुख बाजारों की ओर ध्यान दें तो शुरुआती कारोबार में हमारे यहां की तरह यहां तेजी दिख रही थी, लेकिन अभी से कुछ देर पहले समाचार तैयार किए जाने समय बिकवाली का दबाव बन गया था। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.8% नीचे चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.2% की गिरावट थी और फ्रांस का CAC 40 0.9% घाटे के साथ कारोबार कर रहा था। A quick look at the U.S. markets. U.S. stocks gained yesterday after the Federal Reserve Chair, Jerome Powell, signaled that the central bank would likely raise interest rates less than some investors had feared. Powell's comments in testimony to the U.S. House of Representatives Financial Services Committee helped calm investors amid anxiety over Russia's military operation in Ukraine. The Dow Jones Industrial Average gained 1.8%. The S&P 500 climbed 1.9% and the Nasdaq Composite surged 1.6%. राजीव, यहाँ पर हम बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहेंगे वैश्विक बाजारों पर। अमेरिका में कल हमने तेजी देखी, वहां से जो संकेत आए हैं 25 बेसिस पॉइंट्स की ब्याज दर में बढ़ोतरी के, उसका क्या असर पड़ सकता है शॉर्ट पीरियड में हमारे यहाँ के बाजारों पर और दुनिया भर के जो निवेशक हैं उन पर? वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ाएगा ये जो फेड का जो भी मूव होगा, बिकॉज वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जब इंटरेस्ट रेट चेंज तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो ब्रॉड डायरेक्शन अभी इतनी जल्दी चेंज हो जाए ऐसा नहीं लगता, लेकिन वॉलेटिलिटी श्योरली जियोपॉलिटिकल और सब चीजों को मिला के अगर करेंगे और प्रॉब्लम्स को करेंगे तो आई थिंक वॉलेटिलिटी विल इंक्रीज इन कमिंग फ्यू वीक्स। राजीव, जो डॉलर की स्थिति है वो डॉलर भी लगातार मजबूत हो रहा है अन्य मुद्राओं की तुलना में, खासतौर से रूस पर जो पाबंदियां लगी हैं उसके बाद जो रूबल है वो धराशायी होता जा रहा, डॉलर मजबूत होता जा रहा। ऐसे में जो कारोबार है उस कारोबार पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, थोड़ा कारोबार पे तो देखिए हमारे को ज्यादा, क्योंकि हम IT सर्विसेज में नॉट नेट हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं तो उनको फायदा होगा, लेकिन जो भी इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल यूज करते हैं स्पेशली स्पेशलिटी स्टील और ऑयल की वजह से थोड़ा सा फिस्क पे प्रेशर बढ़ जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो। इफ आई लुक एट जो ग्राफ मुझे को यहाँ ट्रेंड दिखा है, बहुत ज्यादा कोई वीकनेस नहीं ऐसी दिखी है आपको रुपये में कि जिसकी कोई बहुत चिंताजनक, बहुत ही ज्यादा चिंता करने की बात हो। इनफैक्ट स्लाइट डेप्रिसिएशन वुड बी अ मच बेटर थिंग फॉर इकोनॉमी एज कम्पेयर टू स्टेइंग स्ट्रांग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना आज 560 रुपए महंगा होकर 51,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी 400 रुपए मजबूत होकर 67,360 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्देशीय कारोबार में सोना मजबूती के साथ $1,936.20 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया। चांदी भी थोड़ी मजबूती के साथ $25.50 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई। जो कमोडिटी मार्केट है वहां पर सोना जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें किस दिशा में जाता दिख रहा? मुझे लगता है थोड़ा सा अभी और गेन होगा अनसर्टेनिटी के चलते, बिकॉज अनसर्टेनिटी में स्टोर ऑफ वैल्यू और इसकी वजह से करेंसी मार्केट में आई थिंक देयर इज स्टिल अ चांस के, और रशिया ऑल्सो इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, तो उसके चलते भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि सोने में थोड़ा भाव जो है वो स्ट्रांग रह सकता है आने वाले दिनों में। यानी आने वाले दिनों में इसकी चमक थोड़ी बहुत तेजी होगी, ऐसे ही आसार है। बस यहीं पर राजीव जी, श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मनोज, थैंक्स। श्रोताओं, हमारा कार्यक्रम कल 3 बजे मनी मैटर्स में आप हमारे साथ एक बार फिर हो सकते हैं और 6:30 बजे अपने विशेषज्ञ के साथ हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली तेज, प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक नीचे आए। सेंसेक्स 55,100 के नजदीक हुआ बंद। निफ्टी 16,500 के नीचे लौटा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ कमजोर, 76 रुपए की ओर आगे बढ़ा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $115 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा। And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.